ईरान कितने देशों से लड़ रहा है? आप सोचिए, 14 देशों से लड़ रहा है खाड़ी में, और हमारे विश्व गुरु हैं, उनकी पाकिस्तान से लड़ने में हवा निकल गई। भारत बुरी तरह फंस गया है इस पूरी की पूरी लड़ाई में। प्रधानमंत्री और उनके जो विदेश मंत्री हैं, वो बार बार ईरान से हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारे एलपीजी के जो टैंकर्स हैं उनको आप आने दीजिए। कहां से? आरोप प्रधानमंत्री पर लगना चाहिए, विदेश मंत्री पर लगना चाहिए कि वो देश को गुमराह कर रहे हैं। मोदी जी के हाथ से सत्ता जा रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। मित्रों, आज युद्ध का 15वां दिन है। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच ये जो युद्ध चल रहा है उसको 15 दिन हो चुके हैं और जो हालात हैं वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। ईरान रुक नहीं रहा है और अमेरिका जो उसका अंदाज है वो उस पे आमादा है और दुनिया में हाहाकार है। और भारत भी इससे अछूता बिल्कुल नहीं। यहाँ भी बहुत जबरदस्त संकट हम देख रहे हैं, किस तरीके से एलपीजी का संकट हुआ और संभावनाएं ये व्यक्त की जा रही हैं कि आने वाले दिन और संकट भरे होंगे। लेकिन जो देश की सरकार है, प्रधानमंत्री मौन है। सूत्रों से खबर आ रही है, अब थोड़ा बहुत आगे किया गया, जो पेट्रोलियम मंत्रालय के छोटे अफसर हैं वो आगे हैं, वो फरमा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे पास में पर्याप्त स्टॉक तेल और डीजल का है, गैस की खेपें आ रही हैं, चल रहा है। लेकिन जो मची हुई है स्थिति, उन सब के बीच में सरकार एक ही बात कह रही है कि विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आज फिर उसी तरीके से पेश आए, वही बातें की और पंडित जवाहरलाल नेहरू को आज वे लाए थे। उन्होंने कहा है कि जब दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया आपस में लड़ रहे थे एक दौर में, पंडित नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को कहा था कि देश में महंगाई इस युद्ध की वजह से बढ़ रही। अब सोचिए कि प्रधानमंत्री क्या कुछ तर्क दे रहे हैं, वे स्वयं देश को आकर कुछ बता नहीं रहे। और जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, कई सारे इश्यूज हैं इससे जुड़े। जो युद्ध चल रहा है वो और कितना भयावह हो जाएगा, इसी सब पर बातचीत करने के लिए चलेंगे। बहुत खास मेहमान सबसे पहले जुड़ गए हमसे श्रवण गर्ग साहब। बहुत स्वागत सर, आपने हमें वक्त दिया। और सर, जी, शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा कि अब फिर वही नेहरू राग और वही कि कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। कैसे सारा कुछ देश के सामने है और अभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी ना कुछ बोल रहे हैं ना सामने आ रहे हैं। शुरुआत यहीं से सर। देखिए, कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है, मतलब ये कि प्रधानमंत्री को गुमराह कर रही है, क्योंकि देश तो प्रधानमंत्री है। तब कांग्रेस गुमराह कैसे कर सकती है? तो प्रधानमंत्री ये कहे ना कि मुझे गुमराह कर रही है कांग्रेस, या ये कहें कि मैं जो कह रहा हूँ देश नहीं सुन रहा है और कांग्रेस की सुन रहा है। मतलब प्रधानमंत्री से ज्यादा कांग्रेस पावरफुल है कि प्रधानमंत्री गुमराह नहीं कर पा रहे हैं और कांग्रेस कर रही है? ये हुआ ना इसका मतलब। सर सर देखिए, इस तरह के संकट में दो तरह की बातें होती है। जो मोदी जी और बीजेपी, जिसकी पूरी की पूरी एक्सपर्ट हो गई है, उन्होंने पीएचडी कर ली है इसमें। पहली चीज कि विपक्ष गुमराह कर रहा है, अफवाहें फैला रहा है। दूसरी चीज ये कि कालाबाजारी हो रही है, लोग जमाखोरी कर रहे हैं। ये दो चीजें हैं। अब आप मुझे बताइए कि वो गरीब आदमी जिसको उज्ज्वला के योजना में सिलेंडर मिलता है, वो कैसे जमाखोरी करेगा? कहाँ से लाएगा? उसके मतलब 910 रुपए का सिलेंडर 3000 रुपए में ब्लैक में मिल रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है? प्रधानमंत्री और उनके जो विदेश मंत्री हैं, वो बार बार ईरान से हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारे एलपीजी के जो टैंकर्स हैं उनको आप आने दीजिए। कहाँ से? और हॉर्मुज की जल जल डमरू मध्य जबरन से। जी। वो ये कह रहे हैं बार बार। वो अभी
ताजा खबर है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने चौथी बार बात की। नहीं तो एक खबर अभी बीच में और भी आई है, जो ये जो गोदी मीडिया की, वो शिवालिक और नंदा देवी जो है, हमारे दो हाँ, जहाज वो मैं गैस आ लेके रहा हूँ, पहुंच ही रहे। मैं उस जी पे जी आ रहा हूँ, जी गोदी मीडिया तो जी। ठीक है, उस पे आ। ईरान ने शिवालिक को इजाजत दे दी, शिवालिक ओमान के पास पहुंच गया। काफी बड़ा वो खेप। कंटेनर है वो एलपीजी का, और वो गुजरात के पोर्ट्स पर पहुंच जाएगा। दूसरा नंदा देवी है, वो भी, उसको भी इजाजत ईरान ने दे दी है। पर उससे कुछ बिगड़ेगा नहीं, बनेगा नहीं, ज्यादा मामला ठीक नहीं होगा। भारत का जो टोटल कंजम्पशन है वो करीबन 3.5 करोड़ टन अच्छा। एलपीजी का है वार्षिक रूप से। और इस 3.5 करोड़ में 56% जो है वो इंपोर्ट होता है, और इस 56% का 90% जो है वो पश्चिम एशिया से आता है, और इस 90% का 54% जो है वो हॉर्मुज से आता है। अच्छा। हमने क्या किया पहले कि जितना आता था वो तो हमने अंबानी को और तमाम लोगों को कह दिया कि आप तो एक्सपोर्ट करो, वो एक्सपोर्ट करते रहे। हमने खतरे को समझा ही नहीं कि खतरा क्या है। अब हमारे गले में फंस गया है, अगर ये हॉर्मुज बंद रहता है अमेरिका फिर से यार प्रतिबंध लगा देता है। 30 दिन का जो रूस से क्रूड खरीदने का प्रतिबंध है वो लगा देता है 30 दिन बाद। ये लड़ाई जो ट्रम्प खत्म कर रहे थे 15 घंटे में, उन्होंने सारी लड़ाइयां 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे में ही खत्म की है। 15 दिन चल गई। ट्रम्प को उम्मीद नहीं थी, सपने में भी आशंका नहीं थी कि 15 दिन ईरान लड़ सकता है। अभी लड़ाई कब खत्म होगी पता नहीं। अच्छा। एक नया जो इसमें चीज पैदा हुई है वो ये हुई है कि भारत जो है वो ब्रिक्स का चेयरपर्सन है, चेयरमैन है जी। 2026 के लिए। ब्रिक्स में ईरान भी है, रूस भी है, चीन भी है। और सऊदी अरेबिया भी है, यूनाइटेड अरब अमीरात भी है, और इंडोनेशिया भी है। सर। ईरान ने कहा है भारत से चेयरमैन होने के नाते कि आप भर्त्सना करिए कि ईरान पर अमेरिका ने हमला किया है, इजराइल ने हरा। अब भारत घबराया हुआ है कि वो कैसे भर्त्सना करे। अमेरिका के अड्डे हैं सऊदी अरेबिया में, यूएई में, और इंडोनेशिया में। सर। संभव ही नहीं है कि भारत भर्त्सना कर सके। भारत बुरी तरह फंस गया है इस पूरी की पूरी लड़ाई में। अभी तो मोदी जी को साउथ कोरिया ही याद आ रहा है। उनकी रिसर्च टीम सब निकाल रही है धीरे धीरे कि और क्या क्या बोल सकते हैं देश को बताने के लिए। मोदी जी और उनकी पूरी टीम
घबराई हुई है। भारतीयों की मौत हो रही है। अभी जो लेटेस्ट खबर है उसमें 5 भारतीयों की मौत की खबर है ये खाड़ी के देशों में। जी और जी कितने लोग मिसिंग हैं उनकी जानकारी नहीं है। हम लोग, हमारे देशवासी पूछते नहीं है कि हमने खाड़ी के युद्ध के दौरान अपने नागरिकों को सुरक्षित क्यों नहीं निकाला। बाहर, जैसे यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में, जहां जैसे दुबई पर हमले हो रहे हैं, अबू धाबी पर हमले हो रहे हैं, तो वहां पर 40 लाख के करीब भारतीय हैं। सर। इन देशों, मतलब खाड़ी के देशों में कुल मिलाकर 1 करोड़ के करीब भारतीय नागरिक काम करते जी 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 हैं। और ये नागरिक कुवैत में भी हैं, सऊदी अरब में भी हैं, ईरान में भी हैं। आपने अभी हमको ये नहीं बताया कि ईरान में जो 10,000 11,000 भारतीय हैं उनका क्या हुआ। बच्चे भी पढ़ने वाले हैं वहां। जी कुवैत में 9 लाख 10 लाख के करीब हैं, कुवैत पर हमले हो रहे हैं। जी ओमान में 7 लाख के करीब भारतीय हैं। सऊदी अरब में 24 लाख के करीब हैं। बहरीन में 4 लाख के करीब हैं। और मैंने बताया संयुक्त अरब अमीरात जो यूएई है उसमें 40 लाख के करीब है। ईरान का मैंने बताया। टूरिस्ट अलग फंसे हुए हैं, कई सारे टूरिस्ट फंसे हैं जगह जगह। फंसे हुए। आप, भारत सरकार को कोई चिंता नहीं है हिंदू राष्ट्र की स्थापना के अलावा। जयशंकर के बाद एक ही काम है कि उन्होंने चौथी बार बात की ईरान के विदेश मंत्री से। ये जो लड़ाई है इसमें भारत सबसे ज्यादा एक्सपोज हुआ है। हमारी विदेश नीति सबसे ज्यादा एक्सपोज हुई है। और हमारे जो संबंध हैं खाड़ी के देशों के साथ वो पूरी तरह खराब हो चुके हैं। हमारा कोई दोस्त नहीं बचा है दुनिया में। आप मुझे ये बताइए कि संजीव जी, कि कभी आपने सुना क्या कि प्रधानमंत्री ने पुतिन से बात की? आपने सुना कि ट्रंप से बात की? आपने खुद ने कहा भूमिका में, वो कह रहे हैं छोटे स्तर के अधिकारी अब आ गए हैं उतर के, वो बता रहे हैं। संयुक्त सचिव ब्रीफ कर रही है, संयुक्त सचिव खुद विदेश मंत्री के सामने। संयुक्त सचिव सुजाता ब्रीफ कर रही है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। जो कल उनका ब्रीफिंग था, सुजाता जी का ब्रीफ था। आज भी उन्होंने किया, सुजाता जी ने ही किया, आज भी किया उन्होंने। तो आप बताइए कि प्रधानमंत्री आरोप लगाने में लगे हैं। कोलकाता में आरोप, चेन्नई में आरोप, केरल में आरोप, जहां जहां चुनाव है वहां कांग्रेस के खिलाफ आरोप। प्रधानमंत्री कितने घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, वो देश को पता नहीं, बताते नहीं है। खाड़ी में जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं सर 2 मौतों की सूचना आ गई सर, एक पंजाब से और एक उत्तर प्रदेश से आई है, जो सिलेंडर को लेकर मौतें। आप वो जो इसको तो कंटिन्यू करिएगा। और ये बातें वही है कि हम युद्ध स्तर पर निपट रहे हैं और हमने कोविड में कैसे निपटा था। कोविड में आपने नंबर वहां भी नहीं दिया, यहां भी नहीं दे रहे हैं। कितनी बड़ी तादाद में मौतें हुई थी, न्यूयॉर्क टाइम ने छापा था। करिएगा सर आप कंटिन्यू। नहीं, वो कह रहे हैं जैसे कोविड से निपटे थे वैसे निपटेंगे। जी हाँ जी हाँ। मतलब कोविड में वो जो इंजेक्शन था रेमडेसिविर, क्या नाम था उसका? रेमडेसिविर, उसकी शॉर्टेज थी।
तो हम एलपीजी की शॉर्टेज पैदा करेंगे। बिस्तरों की शॉर्टेज थी तो हम बिस्तरों की शॉर्टेज पैदा करेंगे, दवा की शॉर्टेज पैदा करेंगे। लोगों को लकड़ी और चूल्हे पर ले आए हैं ये। जी जी। छोटे छोटे ढाबे बंद हो गए हैं। पार्लियामेंट की कैंटीन बाकायदा चल रही है। सब्सिडाइज फूड बाकायदा संसद सदस्य खा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री चुनावी सभाएं कर रहे हैं। एयरलाइंस ने फ्यूल सरचार्ज की घोषणा कर दी है। तो आम जनता फ्यूल तो नहीं खा रही है। एविएशन फ्यूल खा रही है क्या जनता? की जनता उसको भी काला बाजारी कर रही है कि एविएशन फ्यूल के बारे में भी विपक्ष जो है गुमराह कर रहा है। क्या कर रहा है विपक्ष? आरोप प्रधानमंत्री पर लगना चाहिए, विदेश मंत्री पर लगना चाहिए कि वो देश को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति अपने नागरिकों को ये नहीं कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के कारण देश में संकट है। वो ये नहीं कह रहे। वो ये नहीं कह रहे कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो अफवाह फैला रही है। हमारे यहाँ एक ही काम है, एक ढूंढ लो बलि का बकरा और उस पर लाठियां बरसाओ। जैसे पकड़ लेते हैं ना वो, ये बीफ लेके जा रहा है और मारो साले को, ये बच्चा चोर बच्चा चोर। विपक्ष को कांग्रेस बीजेपी ने बच्चा चोर कर दिया है, एलपीजी चोर। तो ये जो जी हाँ, आप कुछ कह रहे हैं सुजाता? नहीं, मैं यही सुनने जो सुजाता शर्मा वाली बात कर रहा था, वो तो इसी सुई वहीं अटकी कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भंडार है। और एक और चीज सर इसमें जो है वो पीएनजी पे शिफ्ट कराने की कही उन्होंने बात की है। जो कमर्शियल सिलेंडर्स रोके गए, हमारा पीएनजी पर्याप्त मात्रा में। और पीएनजी किसकी है आपको पता है? क्या क्या इसके पीछे क्या इस वक्त भी वही आपदा में अवसर? नहीं नहीं, पीएनजी तो ठीक है, वो अडानी का पूरा समूह मामला है। वो अपन उसमें नहीं जा रहे हैं, अडानी अंबानी। अपन तो ये कह रहे हैं कि सीएनजी और पीएनजी का नागरिक, आम नागरिक क्या करेंगे? यस सर। आप क्या एलपीजी का सब्स्टिट्यूट बना सकते हो क्या? कोविड के टाइम में जो बदमाशी की गई नागरिकों के साथ, वो ये किया गया कि ऑक्सीजन के सिलेंडर में किसी कहीं इस तरह की शिकायतें मिली, सही है गलत है मैं नहीं कहता, कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड भरी गई या खाली सिलेंडर दिए गए। गलत भी हो सकती जानकारी, पर मैं ये बता रहा हूं कि कोविड के समय जो लाखों लोग पैदल चले, रोक दिया रास्ते में इन लोग, तो क्या वो भी विपक्ष के कारण हुआ था? वैक्सीन नहीं थी तो वो भी क्या विपक्ष? मोदी जी ने जब से सत्ता में आए हैं केवल यही काम किया और कुछ नहीं किया। उन्होंने केवल एक आरोप नहीं लगाया कि खाड़ी की लड़ाई के पीछे भी विपक्ष का हाथ है। यस सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हॉर्मुज में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान जो रोक रहा है वो कांग्रेस के कहने से रोक रहा है। राहुल गांधी उसके पीछे है, ये नहीं कहा अभी। तो ये सरकार पूरी तरह से नागरिकों का, देश के राजनीतिक दलों का, विपक्ष का, संसद का, आप ये जो मोदी जी कह रहे हैं, कोलकाता में कह रहे हों या तमिलनाडु में कह रहे हों, केरल में कह रहे हों, वो संसद में आके क्यों नहीं कहते? आप पूछिए ना उनसे।
संसद में तो आ ही नहीं रहे वो। नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। आपने देखा था कल राहुल गांधी थे कल लखनऊ में, कल वही चीजें उठा रहे थे कि हम इतने, और हमने जिस तरीके से सारा सरेंडर हो गए हैं हम हर चीज में, और सिर्फ अमेरिका जो कहेगा वो करना है। ये समझ से परे, ऐसी कौन सी, वही है फिर वो जो कहीं अपस्टीन का नाम लेते हैं, कहीं और भी चीजें कहते हैं, कहीं अडानी का पीछे कहते हैं, वो कहते हैं कि पैसा तो पूरा बीजेपी का है। तो मजबूरी क्या है? ठीक है मजबूरी, लेकिन इस वक्त तो देश को बताइए सर। आपको पता है कि नहीं, $300 बिलियन का प्रोजेक्ट टेक्सास में अंबानी, अंबानी अंबानी, जी अमेरिका के साथ डाल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। अंबानी की वर्थ नहीं है 300 बिलियन डॉलर की, उनकी टोटल वर्थ $150 से $150 बिलियन से कम की है। अडानी ने पकड़ रखा है चीन को, अडानी ने पकड़ रखा है रूस को, अंबानी ने पकड़ रखा है अमेरिका को, और मोदी जी ने पकड़ रखा है अडानी अंबानी दोनों को, और दोनों ने मोदी जी को पकड़ रखा है। ये लोग देश चला रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि ये लोग समझ गए ना, अब समझ गए लोग, इनकी झांसे में नहीं आ रहे हैं। अभी सर दो मूव और हुए हैं, दो मूव और देखिएगा। जैसे आज एक हुआ जो बंगाल में, आपने देखा ही होगा, बंगाल में जो टकराव वहां होता है वैसे भी बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन प्रधानमंत्री के जाने के ठीक पहले जिस तरह का सीन क्रिएट हुआ कि पत्थरबाजी हुई, लड़ाई, हंगामा हुआ तमाम, जो बार बार निकल रहा है, आप उसको कहीं ऑब्जर्व आप भी कर रहे हैं क्या? ये वो भी इसके पीछे है कि राष्ट्रपति शासन की में चुनाव हो जाए? जी एग्जैक्टली जो सर। पूरा 4 चीजें हुई है वहां जी बंगाल में, 4 चीजें हुई इंपॉर्टेंट है। 4, सर। राष्ट्रपति की यात्रा जरूरत नहीं थी, संथाल जी कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं थी, भेजने की जरूरत नहीं, राष्ट्रपति को सलाह दी जा सकती थी कि आप मत जाइए, वो गई। जी और फिर आरोप लगा कि वेन्यू बदल दिया, लोग कम आए, व्यवस्था नहीं थी, प्रोटोकॉल नहीं था। ममता बनर्जी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। पहला काम, राष्ट्रपति की यात्रा के आसपास गवर्नर बदल दिया गया, कोई कारण नहीं था। वो जो पिछले गवर्नर थे वो भी तंग कर रहे थे, और नए वाले भी तंग करेंगे ममता को। तमिलनाडु में गोल खिलाए, तमिलनाडु में काफी गोल खिलाए थे हाँ, तो वो तमिलनाडु में काम नहीं कर सके, काम के नहीं रहे, तो उनको एक चांस दे रहे हैं कि आप यहाँ हमारा कोई काम नहीं कर सके तो आप यहाँ करके दिखाइए। जी। और जो पिछले वाले काम कर रहे थे उनको कोई नई नौकरी नहीं मिली है, नहीं मिली। ये दूसरा। पहले राष्ट्रपति, तीसरा गवर्नर। तीसरा काम, एसआईआर के तहत जी जी करीबन 64 लाख लोगों का नाम हटा दिया गया। ममता बनर्जी का आरोप है कि 1.5 करोड़ लोगों के नाम काटना है। ये तीसरी चीज। चौथी चीज, हिंदू मुस्लिम जी करवाना। पांचवी चीज, ये जो आप कह रहे हैं पत्थरबाजी, झगड़े, वायलेंस, जिससे राष्ट्रपति शासन, मतलब जो नए गवर्नर हैं वो लिख के भेज दें कि यहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, अतः जो भी धारा है 356 के तहत, 355 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए। पूरी की पूरी तैयारी ये है। अजीबोगरीब है सर। कोई चैनल बंद करना हो तो देश की सुरक्षा को खतरा है। देश की सुरक्षा खतरा है। बंद किया है, बंद फिर किया, हमें तो फिर बंद किया, नेशनल ने हमारा बंद कर दिया है। कोई चैनल बंद करना हो तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। जी जी। राज्य में मुख्यमंत्री को हटाना हो तो राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है। और खाड़ी के युद्ध में आप एक्सपोज हो गए हो तो विपक्ष अफवाह फैला रहा है, और इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। ये है पूरा सीन। श्रीवास्तव जी, पूरा खेल जो चल रहा है इस समय। मोदी जी के हाथ से सत्ता जा रही है,
उनको सत्ता छोड़ना नहीं है, छोड़ नहीं सकते हो किसी तरह से। गवर्नर को हटा दोगे तो वो तो बेचारा घर बैठ जाएगा। धनखड़ को हटा दिया तो क्या करेंगे वो धनखड़। जी जी जी। पर मोदी जी को हटा देंगे तो कहाँ जाएंगे मोदी जी। सर एक और मैं सवाल चाहूंगा कि उसको डिकोड कीजिएगा। 170 दिनों के बाद सोनम वांगचुक को अब वो हो गया, उनके जो वापस जो एनएस से हटा लिया, ये आपने उनको 170 दिन जेल में रखा, 1 साल का उसमें रहता है, नजरबंद रखी है, खत्म हो गया वो भी तो राष्ट्र के लिए कहीं खतरा पैदा हो रहा है। तो क्या क्या था ये, किस तरीके का दृश्य है ये, इसके पीछे क्या खेल है अभी छोड़ना? हाँ हाँ, वही मैंने देखा ना। आप देखिए कि आप सोनम वांगचुक ने, केजरीवाल के खिलाफ केस था, सिसोदिया के खिलाफ, जेल में डाला उनको। अंत में क्या हुआ, वो सीबीआई वो आरोप सिद्ध नहीं कर पाई या जो भी हुआ डॉक्यूमेंट में छोड़ दिया। सोनम वांग केस ही फर्जी था ना सोनम वांगचुक के खिलाफ। जी। तो अगर आज सोनम वांगचुक को कुछ हो जाए, बट सर कोर्ट तो सुनता ही नहीं था सर, कोर्ट ने उसकी टालता रहा वो अपील पे अपील, सुनवाई बैल के लिए। जी। वही मैं कह रहा हूँ। तो ये लोग, इन लोगों को अब धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि सत्ता जा रही है हाथ से, और नाली की गैस से एलपीजी नहीं बनती है। नाली की गैस से आदमी की जान जाती है, उससे घर के चूल्हे नहीं जलते हैं, उससे केवल चिताएं जल सकती है। नाली की गैस वही है जो सीवर में आदमी उतरता है गंदगी साफ करने के लिए, और जहरीली गैस से उसकी मौत हो जाती है। ये वही गैस है जिससे मोदी जी खाना पकवा रहे हैं। सर जो बात मोदी कह रहे हैं वही बात संघ कह रहा है। आप देखिए अभी वो लोग जो उनका संबोध है वही भाषा, क्योंकि ये भी भय का कर, संघ भी भयभीत है जबरदस्त तरीके से। ये पूरा दृश्य और मेरा ये कहना है कि संघ अलग भाषा कैसे बोल सकता है। संघ देखिए, एक चीज बताइए, वो पति दारू पी के आए तो पत्नी तो मार सकती है, उसको डांट सकती है, पर मोहल्ले वाले आके डांटेंगे तो पत्नी क्या करेगी? वो भी डांटेगी क्या उसके मोहल्ले वालों के साथ? बात पड़ी है। हाँ, वो पति को बचाएगी। जी। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वही है पितृ संस्था। हम मोदी जी को जो करना हो कर लेंगे, आप नहीं बोल सकते कुछ, ऐसा है। सर फाइनली क्या सीन नजर आ रहा है सर? ये देखिए, ये तो बोलेंगे नहीं ना, संसद में बोलना है और सड़क पे जो गुमराह करना है देश को, और जो बाकी दुनिया में जो खासकर अमेरिका और ये जो अब इनाम दर इनाम की घोषणा है, वो कह रहे हैं कि आप हमें दीजिए उसका जूनियर खामेनाई, हम आपको 1 करोड़ प्लस का वो देंगे, बाकी का दीजिए हम देंगे। वो कह रहे हैं आप हमें अमेरिकन ठिकाने और उनके सैनिकों के बारे में बताइए, हम देंगे। तो ये तो मुझे लग रहा है। और फिर इसके बाद आपने देखा होगा कि जो खर्ग द्वीप को भी उन्होंने निशाना बनाया, हालांकि वो सैनिक वाला इलाका है और वो लाइफलाइन है, दुनिया की लाइफलाइन है, वहां से 80% तेल दुनिया के पास जाता है। तो क्या आप सीन देख रहे हैं सब मिला जुला के अंत में? नहीं, वो तो अगर खगदिक को ये नष्ट कर रहे हैं, जो जो दावा कर रहा है अमेरिका कि उससे ईरान क्रिपल हो जाएगा, ईरान की पूरी ऑयल इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, तो आप क्या सोचते हैं कि उससे आप जितना ईरान को तबाह करेंगे, ये भस्मासुर है ईरान। अब सल्यूट। आप वो अब ईरान जो है आपके प्राण देकर छोड़ेगा। ईरान कितने देशों से लड़ रहा है, आप सोचिए। 14 देशों से लड़ रहा है खाड़ी में। जी। और मतलब अमेरिका इजराइल से तो लड़ ही रहा है, यूएई से लड़ रहा है, सऊदी से लड़ रहा है, कितने देशों से लड़ रहा है, एक छोटा सा मुल्क। और हमारे जो विश्व गुरु हैं, उनकी पाकिस्तान से लड़ने में हवा निकल गई।
तो जो ईरान ने शर्त रखी, ईरान की शर्त ये मानने वाले नहीं है, ये कर नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका तो दबे हुए हैं पूरी तरीके से। वो जो कह रहा है ईरान की शर्तें मान ही नहीं सकते। और अभी हमको ये पता नहीं है संजीव जी कि इजराइल के प्रधानमंत्री का क्या कहाँ है। जी जी जी, उनके बारे में कोई खबर नहीं है पिछले 4-5 दिनों से दुनिया को। और भयावह दिन भारत तैयार रहे, ऐसा हम अभी फिलहाल में जो सीन है ऐसा मान लें, क्योंकि ये तो जो है ये सिर्फ ये गुमराह करने के ब्लेम्स करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भयावह दिन है वगैरह। राहुल गांधी ने कहा है, सही कहा, मैच्योरिटी के साथ कहा कि भाई बहुत खराब टाइम आने वाला है और भारत को एक्ट करना चाहिए जी, तैयारी करना चाहिए लड़ने की और मुकाबले की करना चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर मोदी जी समझदारी दिखाएं तो राहुल गांधी उनकी मदद करने को तैयार हैं। ये राष्ट्रीय संकट है। और बिल्कुल ठीक सर। और मोदी जी अगर अपील करें कि भाई मैं राष्ट्रीय संकट है, नागरिक अपील करें तो नागरिक भी करेंगे। पर ये ऐसा है मामला कि वो लड़ाई हो रही है और भागवत कह रहे हैं कि हमारे संघ के सैनिक भी जाकर सीमा पर लड़ सकते हैं। ये इस तरह का मामला है। वही है। तो नहीं सर, हम बातचीत खत्म करें, आपकी आज्ञा हो तो। नहीं सर, आप बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका। मैंने लगभग सभी चीजों को आपने डिकोड करने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, धन्यवाद सर। थैंक यू। दोस्तों, आप सुन रहे थे श्रवण गर्ग साहब को। श्रवण गर्ग साहब वही कह रहे थे, ये वक्त ऐसा है जिसमें सबको साथ चलना होगा, मोदी जी को अहम छोड़ना होगा। ये जो उनकी एक अजीब सी शैली है, वो शैली नहीं छोड़ेंगे। अगर मांगे मदद तो वो कह रहे हैं, और देश ने साथ दिया है, पहले भी दिया है। हम अपने शासक के ही साथ खड़े रहे, कभी शासक से इतर नहीं हुए, और विपक्ष भी खड़ा रहा है। तो ऐसी कौन सी हट है, क्या है? और आप ये जो आपका दबाव, इस दबाव की अलग रख दीजिए उसको थोड़ी देर के लिए, और आइए और मिलके संकट का सामना करिए। एक कम से कम पूरी जो आगे आने वाला दौर है उससे निपटने की तैयारी तो कर लीजिए। यहीं लाके चर्चा को खत्म करूंगा। और आपकी अपनी जो राय, आपने सुना श्रवण गर्ग साहब को, सुना, बहुत तफसील से उन्होंने चीजों को डिकोड किया, स्पष्ट कर दिया कि कहां कहां क्या क्या कमजोरियां हैं प्रधानमंत्री जी की, देश की हुकूमत की, कहां उलझे हुए हैं। लेकिन फिर भी रास्ते हैं, निकाले जा सकते हैं, बशर्ते अहम छोड़ें और विपक्ष और सबको साथ लें, बात बन सकती है। हम ऐसे दौर में नहीं है कि ना बात बन पाए। यही विराम दूंगा। आपकी अपनी जो भी राय हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिए, और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। और देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।